जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। बताएंगे आप लोग कैसे हैं और कैसी चले आप लोग की तैयारी। ये सही ना होने के कारण कुछ खास क्लास आप लोग का मिस या मध्यंतर कट करते हैं। इन क्लासेस आपको मिलती रहेंगी रेगुलर। तबीयत ही नहीं साथ दे रहा है तो बताइए क्या करें। तो देखिए, आज का जो क्लास है हमारा शायद सामाजिक विज्ञान का ये चौथा लेक्चर होगा आप लोगों के लिए। तो आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां हैं, कौन कौन सी वनस्पतियां धरती पर से लुप्त हो गई हैं, कौन सी वनस्पतियां अभी हैं और उनके लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। तो ऐसे ही प्रकार का वीडियो है। चैनल का नाम है माई ज्ञानपुर। इससे चैनल से जुड़ सकते हैं आप लोग। नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, माता सरस्वती का नाम लेकर के। ठीक है, वीडियो क्वालिटी सही है, सब सही है। अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? जो प्राकृतिक रूप से पैदा हो जाए, तब तो कुछ ना किया जाए तब भी वो पैदा हो जाए, अपने आप पैदा हो जाए, कोई सेवा पालन ना किया जाए, पैदा हो जाए, यही प्राकृतिक। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है प्राकृतिक रूप से स्वयं उगने या पनपने वाले पादप समूह। घास, वन, पेड़ पौधे इत्यादि शामिल है। बताइए, घास हो गया, वन हो गया, पौधे हो गया, इनको कोई पानी चलाने या खाद मारने जाता है? सब अपने आप होते हैं। नीचे देख सकते हैं आप लोग चित्र में भी, ये घास हो गए, ये पेड़ पौधे हो गए, ये अन्य अन्य प्रकार की वनस्पतियां हैं जो अपने आप प्राकृतिक रूप से ही उग जाती हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति। जैसे देवदार हो गया, भोजपत्र हो गया, चीड़, फर, सनसनीका, पाइन, किलो, साइप्रस, ये सब जितने भी प्रकार के हैं वनस्पतियां, ये अपने आप पैदा होती हैं। तो कोई खाद पानी देने की जरूरत नहीं होती, इस कारण इसे प्राकृतिक वनस्पति। स्वदेशी वनस्पति किसे कहते हैं? वे वनस्पतियां जो केवल भारत में ही उगती हैं, विकसित होती हैं, वे स्वदेशी वनस्पति, स्वदेशी वनस्पति कहते हैं। ये आवाज थोड़ा धीरा है, गले में दिक्कत है इसलिए। स्वदेशी वनस्पति किसे कहते हैं समझिएगा। ठीक है, वे वनस्पतियां जो केवल भारत के सीमा क्षेत्र के अंदर हो, भारत में स्पेशली हो, उन्हें ही स्वदेशी, यानी कि जो देसी हो, देश से बाहर ना जाए। जैसे सागवान हो गया, शीशम हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया। अमरूद, आम, शीशम, सागवान की जो वैरायटी जो भारत में पाई जाती है वो अन्य कहीं नहीं पाई जाती, इसलिए इन्हें स्वदेशी वनस्पति कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि वन्य जीव कहते हैं। वन में रहते हैं, वन में रहते हैं जो अपने प्राकृतिक वातावरण से कभी बाहर नहीं जाते हैं, जो गुफा में रहते हैं, घर में नहीं रहते हैं, जो अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं, उन्हें ही वन्य जीव कहते हैं। ठीक, शेर को आप घर में रखेंगे तो वो नहीं रहेगा भैया, वो जंगल का राजा है, वो जंगल में रहना उसको पसंद है, वो अपने पर्यावरण में ही रहे। वही कह रहा है, जो जीव अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं उन्हें ही कहते हैं हम क्या? वन्य जीव कहते हैं। वन्य जीव, यहाँ पर देख सकते हैं जानवर है, ये अपने पर्यावरण को छोड़कर कभी भी बाहर नहीं जाता, धरती छोड़कर कभी जल में नहीं जाएगा। ठीक, ऐसे ही जीव वन्य जीव कहलाते हैं जो अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहना पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्लोरा और फौना क्या होते हैं? देखिए, तो बहुत ही अलग सेपरेट प्रकार की जातियां हैं और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। ना केवल इसे आप लोग जब आगे बढ़ेंगे, के लेवल के एग्जाम में जाएंगे, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बोलनी बात। फ्लोरा देखिए किसे कहते हैं। पेड़ पौधा, घास फूस इत्यादि को फ्लोरा कहते हैं। और फौना किसे कहते हैं? जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इन्हें फौना कहते हैं। देखिए, ये जितने भी चीजें हैं, इधर वाली, लेफ्ट वाली चीजें, ये सब क्या है? फ्लोरा है। और ये जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, ये सब क्या होते हैं? फौना होते हैं। ठीक, क्षेत्र या काल विशेष के पादप फ्लोरा कहलाते हैं। फौना किसे कहते हैं? जंतुओं की प्रजातियों को फौना कहते हैं। यहाँ पर चित्र में आप लोग देख सकते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोग के। आई थिंक ये फ्लोरा और फैना आप लोग के। फ्लोरा किसे कहते हैं? पेड़ पौधे घास फूस को फ्लोरा कहते हैं। फौना किसे कहते हैं? जंतुओं की प्रजातियों को फौना कहते हैं। ये फौना हो गया, फ्लोरा हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, देखिए भारत में पेड़ पौधों की प्रजातियां और प्राणी जीव जंतुओं की प्रजातियों के बारे में यहाँ पे बिल्कुल डिटेल सेपरेट एक फैक्ट बताया गया, उसको देखिए। भारत अपने वनस्पति जात में अत्यधिक समृद्धशाली है, यानी कि भारत में पेड़ पौधों, घास फूस, तरह तरह के पेड़ पौधों की संख्या जो है बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले। ठीक, भारत में लगभग 47,000 पादप प्रजातियां तथा 15,000 पुष्प प्रजातियां, बताइए 47,000 जो है आपके पेड़ पौधे के प्रकार हैं और 15,000 आपके फूल पत्तियों के प्रकार हैं भारत में। कितने हैं? 47,000 पादप प्रजातियां हैं और 15,000 प्रकार के पुष्प फूल हैं भारत में। ठीक, और देखिए इधर तो ये तो हो गया, क्या हो गया ये फ्लोरा हो गया। अब फौना में आ जाइए। देखिए फौना यानी कि जीव जंतु। भारत अपने प्राणी जाति यानी कि जीव जंतुओं में भी बहुत ज्यादा समृद्धशाली देश है, यानी कि भारत में पादप जगत में आगे तो है ही भारत, उस साथ साथ प्राणी जगत में भी बहुत ज्यादा देखिए भारत में 81,000 प्राणियों से अधिक जीव जंतु है। भारत में 81,000 प्रकार के वैरायटी के जीव जंतु पाए जाते हैं भारत में। यहाँ पर पक्षियों की संख्या, पक्षियों की जो जातियां हैं 1200 से अधिक है और मछलियों की जो जातियां हैं 1500 से अधिक। बताइए पक्षी कितने प्रकार के भारत में पाए जाते हैं? 1200 प्रकार के। मछलियां कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 1500 प्रकार के। और टोटल मिला जुला के कितना पाया जाता है? 81,000। ठीक ना, 81,000 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं वन्य जीव में, और 47,000 फूल पत्ती पेड़ पौधा पाए जाते हैं। ठीक, ये हो गया आपका क्या, फ्लोरा किसे कहते हैं? फ्लोरा हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका? फौना हो जाएगा, क्योंकि फौना किसे कहते हैं? जीव जंतुओं को कहते हैं। फ्लोरा किसे कहते हैं? पादप जगत को कहते हैं। ठीक, पेड़ पौधों को। ये आंकड़े आप लोग ध्यान में रखिएगा। लुप्त होने का खतरा झेल रही प्रजातियां, देखिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। पहले जब हम लोग छोटे थे तो एक चिड़िया होती थी गौरैया, अक्सर हमारे रूम या पे जिसका घर खपड़े का होता था उसके घर में दिखाई देती थी। लेकिन आज के समय में आप लोग गौरैया देख रहे हैं? नहीं देख रहे, क्योंकि उसकी जो प्रजाति है वो भारत से लुप्त होती जा रही है। की प्रजाति गौरैया की, वही कह रहा है वे जातियां जो भारत में लुप्त होती जा रही है, जो गायब होती जा रही हैं, उनको ढूंढने पर वो मिल नहीं रही है, उन्हें ही प्रजातियां कहते हैं। लुप्त प्रजातियां कहते हैं। कौन सी प्रजातियां? जो जिनको खोजने पर मिलती नहीं है, जो आजकल दिखाई ही नहीं देती। भारत में बड़े बड़े प्राणियों में से स्तनधारियों की 86 जातियां, यानी कि जो मेमल्स है, साथ जो मादा जनजातियां हैं उनमें कम 80 जातियां, जो कि 44 जातियां और रेंगने वालों की 15 जातियां तथा जल और स्थल पर रहने वाली 3 जातियां लुप्त होने का खतरा झेल रही। इतनी पक्षियों में इतनी, रेंगने वालों में इतनी, और जल और थल में रहने वाली 3 जातियों की जो संख्या है लगभग गायब होने की, अर्थात उनको अब खोजने पर वो मिलेंगी नहीं, खतरे में है। ठीक, लगभग 1500 पादप जातियों के लुप्त होने का भी डर है। 1500 ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनके गायब होने का डर बना हुआ है। वो ऐसे पेड़ होंगे ना कि आप खोजेंगे तो मिलेंगे नहीं। कितने प्रकार के? 1500 प्रकार। कोई भी हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर आम अमरूद पेड़, ये होंगे नहीं, लेकिन ये वैसे ही प्रकार की अन्य जो 1500 पादप जातियां हैं, ये खतरा है लुप्त होने का। तो यहाँ पर देख सकते हैं जीव जंतुओं में कितना खतरा है, यहाँ पर पेड़ पौधों में कितना। ठीक, प्रजातियों का अगर वर्गीकरण करें हम लोग, सामान्य जातियां किसे कहते हैं? सामान्य जातियां उसे कहते हैं जिस संख्या अभी वर्तमान में सामान्य है और उनके गायब होने के चांसेस भी बहुत कम है। जैसे कुत्ता ले लीजिए, कुत्ता वर्तमान में गांव के आसपास या फिर कि अपने क्षेत्र में कुत्तों की संख्या देखिए, आपको लगता है वो कभी खत्म होंगे? नहीं खत्म, क्योंकि वो सामान्य जातियों में। शेर हो गया, घोड़ा हो गया, चीता हो गया, साल हो गया। साल एक वृक्ष है, वो आप जानवर मत समझिएगा, साल एक प्रकार का वृक्ष है।
साल हो गया, चीड़ हो गया, शीशम हो गया, ये सब ऐसे चीजें जो सामान्य रूप से अभी है धरती पर, की संख्या कम नहीं हो रही है। ऐसे ही जातियों को सामान्य जातियां, जो अभी सामान्य है और जिनके गायब होने का खतरा बहुत कम है। लुप्त जातियां देखिए किसे कहते हैं, लुप्त जातियां वे जातियां जिनका घर खोजने पर अनुपस्थित पाई गई उन्हें लुप्त जातियां कहते हैं। जैसे गौरैया, एशियाई चीता, गुलाबी सिरावली। लुप्त जातियां देखिए समझिए किसे कहते हैं, जिनका घर, देखिए किसी एक स्थान पर गौरैया पहले रहती थी आपके घर में, लेकिन एक दिन जब खोजने गए आप वहां पे तो गौरैया नहीं थी, वो लुप्त हो गई। तो वैसे ही जातियां लुप्त जातियां कहलाती हैं जिनका घर खोजने पर वो अब वहां मिल ही नहीं रही है। ऐसी ही जातियों को लुप्त जातियां कहते हैं। ठीक, इसमें गौरैया आती है, एशियाई चीता आता है, गुलाबी सिरावली आता है, सबकी संख्या लगभग लुप्त हो गई है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं इस चित्र में आप लोग, विलुप्त हो रही है ये प्रजाति। शुरू में से आई थिंक आप लोगों ने कोई भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये लगभग लुप्त हो चुकी है भैया धरती पर। ये लगभग लुप्त हो चुकी है धरती पर से, ये जितनी भी प्रजातियां हैं। ठीक, चित्र में देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकटग्रस्त जातियां देखिए, संकटग्रस्त जातियां उसे कहते हैं जो जीव जंतु अभी धरती पर तो हैं, लेकिन धीरे धीरे गायब होते, की जातियां खत्म होती जाए, से ही संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। ठीक, वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, यही बोला ना मैंने, उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। जैसे काला हिरण, मगरमच्छ हो, तंगाई हिरण हो गया, ये ऐसी जातियां हैं जिनको आप देख देख तो रहे हैं, लेकिन बहुत कम अब दिखाई दे रहे हैं। यही कहते हैं संकटग्रस्त, यानी कि जिंदगी खतरे में है, ये गायब होती जा रही है। ठीक, देख सकते हैं आप लोग चित्र में, ये मतलब बियर वहाँ का हो गया, तंगाई हिरण हो गया। हिरण तो बहुत दिखाई देंगे, लेकिन तंगाई प्रजाति का जो हिरण होगा वो धीरे धीरे अब गायब हो रहा है। फिर मगरमच्छ है, काला हिरण है, मगरमच्छ आप लोग नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ही कम दिखाई दे रहे हो, तो उन्हें ही संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। ठीक, देखिए प्राणी जात और वनस्पति जात में जो कमी हो रहा है उसके क्या कारण हो सकते हैं, के बारे में हम लोग, क्यों धरती पर से पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, क्यों जीव जंतु कम हो रहे हैं, का कारण क्या है। यहाँ पे देखिए, कृषि में विस्तार, जंगलों को काट कर खेती की जा रही है, तो कहाँ से होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, जंगलों को काट करके उस फसल जब बोएंगे तो प्राणी भागेंगे ना इधर उधर, गांव छोड़कर भागेंगे तो गोली मार देंगे। तो ऐसे ही जातियां खत्म होती जा रही, कृषि में विस्तार करने से, संवर्धन वृक्षारोपण का मतलब, जब वृक्षारोपण जब कम होगा, कटान ज्यादा होगा, तो जंगल कम होंगे, जिस वजह से जातियां लुप्त होती जाएंगे धीरे। तो आप ही बताइए, अगर इंसानों के लिए घर बनना बंद हो जाए, क्या करेगा, धीरे धीरे उसकी मौत ही हो जाएगी, कब तक झेलेगा जिंदगी। विकास परियोजनाएं, जंगलों को काट कर विकास परियोजनाएं बनाई, खनन, बताइए जहाँ पर गुफा है, जहाँ पर रहने के लिए लोग मतलब लोग कह रहे हैं जीव जंतु जहाँ पर मादा बना कर रहते हैं, खन उनकर आप तबाह कर दे रहे हैं, जंतु तो लुप्त होंगे ही ना। यही सब कारण है, वनस्पति और जीव जंतु। अगर आप वृक्ष काट रहे हैं तो जो पादप जगत है उस पर असर पड़ेगा, अगर आप कृषि में विस्तार कर रहे हैं तब भी पादप और जीव जंतु पर असर पड़ेगा, क्योंकि जब जंगलों को काट देंगे तो वन्य जीव कहाँ रहेंगे, कहाँ, लुप्त तो होना तो लाजमी है बिल्कुल। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देहरादून में वृक्षों के कटान को रोकने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। वो आंदोलन कब चलाया गया था, तो सबका, देखिए देख लीजिएगा इसका, एक बार मैं बता दूंगा अगले वीडियो में, ध्यान में नहीं आ रहा है कब ये चालू, लेकिन कहाँ चालू हुआ था, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में चालू हुआ था, वहाँ के एक जिले में। कैसे चालू हुआ था, कैसे चालू हुआ था, ये उत्तराखंड के जिले, देखिए कोई आदमी कोई मतलब मशीन लेकर जब पेड़ काटे जाता था, तो वहाँ की जो औरतें होती थी, जो किसान होते थे, पेड़ को ऐसे पकड़ के खड़े हो जाते थे चित्र में,
चित्र में देखिए ज्यादा स्पष्ट हो जाए। जब भी कोई पेड़ को काटने आता था तो वहां के औरतें, लड़कियां, किसान जो होते थे पेड़ से चिपक जाते थे। पेड़ को काटने से पहले आपको हमें काटना, यही कहते हैं चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा बहुत ही ज्यादा योगदान दिए उत्तराखंड के। उत्तराखंड किसानों द्वारा वृक्षों के कटान को रोकने के लिए चलाया गया एक आंदोलन था। और यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में भी, उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में भी चलाया गया था 1970 में। क्या? चिपको आंदोलन कब चलाया गया था? चमोली जिले में 1970 में चलाया गया था। ये बढ़ा जाए। अब देखिए प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है? बाघों को विलुप्त होने के लिए सन 1973 प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। क्यों? बाघ जो इस समय खत्म हो रहे हैं उन संख्या को बढ़ाने के लिए 1973 में एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। गाड़ी हो गया है, सदी कर लीजिए। सदी में बाघों की संख्या 55,000 से करके 70 में 1827 पर आ गई। ये बताइए, ये आंकड़े देख रहे हैं आप लोग? 55,000 से घट के कितनी पर आ गई आप? 1827। कितना ज्यादा घट गया। इसलिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। क्यों? बाघों की संख्या को बचाने के लिए। जो बाघ विलुप्त हो रहे हैं, जो बाघ खत्म हो रहे हैं धरती पर, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 चलाया गया था। चाहिए 20वीं सदी यानी कि सन 2000 के बाद 55,000 से घट के 1827 पर आ गया था। इतना कम आंकड़ा हुआ है बताइए। इसीलिए चलाया गया 1973 प्रोजेक्ट टाइगर। बाघ आबादी क्यों घट रहा है? क्यों घट रहे हैं बाघ आबादी? वैसे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बाघ क्यों घट रहे हैं उसका कारण देखिए आप लोग के सामने थी। पढ़िए तब तक। देखिए, बाघ की संख्या क्यों घटती जाए? व्यापार के लिए शिकार किया जाए। कुछ लोगों का तो सब शौक होता है शिकार करना। अब तो मतलब इलीगल हो गया है बाघों का, चाहे किसी भी जीव जंतु का शिकार। लेकिन व्यापार के लिए शिकार करना, बाघ को मारकर उसका जो चमड़ा होता है उसको व्यापार में यूज करना, एक कारण है बाघों की संख्या घटने। सिमटता आवास, बाघों के रहने के लिए जो आवास है वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। हाँ, जंगलों को काटा जा रहा है। तब बताइए, इंसानों के लिए अगर घर, पूरा घर उसका खत्म कर दिया, पूरा घर तबाह नष्ट कर दिया जाए, कहाँ रहेगा? यार बाघों की दशा भी है। बाघों का जो रहने का निवास स्थान अर्थात जो जंगल है उसको काट दे रहे हैं आप लोग, तो बाघों की संख्या घटेगी नहीं। भोजन के लिए आवश्यक उपजातियों की संख्या देखिए। बाघ क्या करता है? हिरण को मार कर खाता है, जंगली भैंसों को मार के खाता है, जितने भी छोटी जातियां उनको मार करके खाता है, और वही जातियां लुप्त हो रही, वही जातियां लुप्त होती जा रही है, तो बाघ क्या खाएगा? तो जैसे बाघों की संख्या भी घट रही है। उपजातियों के, यानी कि बाघ से नीची वाली जातियां, बाघ से कमजोर जो जातियां हैं, वो धरती पर से उनका लोप होता जा रहा है, जिसकी वजह से बाघ भूखा ही मर जा रहा है। बाघ की संख्या इसके लिए। कि टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व अर्थात वो स्थान जहाँ पर बाघों को संरक्षित करके रखा गया है मनोरंजन के लिए। आप लोग वहां पर जाके देख सकते हैं। ठीक। उत्तराखंड में है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो आप जहाँ पर केवल बाघ ही रहते हैं। पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर भी केवल बाघ रहते हैं। मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ उद्यान, राजस्थान में है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ केवल बाघ ही रहते हैं। टाइगर रिजर्व, टाइगर के अलावा कोई जीव जंतु नहीं रहता। असम में है मानस बाघ रिजर्व, और केरल में है आपका पेरियार बाघ रिजर्व, यहाँ पर केवल बाघ ही बाघ है। ठीक। ये क्यों चलाई गई थी? क्यों चलाई गई थी? क्यों? बाघों की संख्या नियंत्रण में रहे। ठीक। तो
ये था आज का वीडियो आप लोग के लिए, वन्य जीव और पादप जगत के लिए। देखिए, जो चीज़ें मैंने वन्य जीवों के लिए पढ़ाई, जो चीज़ें मैंने इसमें वन्य जीवों के लिए पढ़ाई, वही सभी चीज़ें पादपों पर भी लागू होती हैं। कहाँ लागू होती है? पादपों पर भी लागू होती है। क्यों? क्योंकि जो हालत जीवों का है वही हालत आपका पेड़ पौधों का। जीव भी खत्म हो रहे हैं, पेड़ पौधे भी खत्म हो रहे हैं। तो ये दोनों कंडीशन बिल्कुल पैरेलल इस समय चल रहे हैं। और जो इसकी क्लास है, उसकी तबीयत थोड़ा सही नहीं है, वो जल्दी आएंगी आप लोग की क्लास लेने। बाकी पढ़ाई करते रहिए, थोड़ा टाइम है आप लोग के पास अभी। और जो जीवन परिचय है, मैंने एक ही वीडियो में इसलिए नहीं लिया कई प्रकार के जीवन परिचय, क्योंकि उससे बर्डन बढ़ता है, लोड बढ़ता है। और एक आदमी एक वीडियो अगर देखता है तो हाँ, उसे कंफर्टेबल ज़्यादा अच्छा लगेगा। कान में लीड लगाइए और बार बार एक ही वीडियो को सुनते जाइए, तो आपके ध्यान में बैठ जाएगा। और मैंने उसको अपने हाथों से लिखा है, उसमें ज़्यादातर मैंने कहीं से देखा नहीं है। मैंने ये सोचा कि उसको एक कहानी की तरह लिखा है। ऐसे करने से क्या होता है कि ये ज़हन में जल्दी बैठ जाती है। ठीक, तो ठीक है, ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।